की आंतरिक संरचना। और इस पाठ में हम जानेंगे कि पृथ्वी के अंदर की बनावट कैसी है, इसके अंदर की परतों के क्या नाम हैं, शैल या चट्टान किसे कहते हैं, शैल या चट्टानों के कितने प्रकार हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं। अच्छा बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि जिस ग्रह पर हम रहते हैं उस ग्रह का नाम पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी सौर मंडल के 8 ग्रहों में से ही एक है। अच्छा, क्या आप जानते हो कि पृथ्वी का आकार कैसा है? बिल्कुल सही सोचा आपने, पृथ्वी का आकार गेंद की तरह गोल है। बच्चों, क्या आप कभी सोचते हो कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, इसका निर्माण कैसे हुआ होगा और इसे बनने में कितना समय लगा होगा? देखो, वैसे तो कहानियों में हम सुनते हैं कि पृथ्वी को भगवान ने बनाया है, लेकिन विज्ञान हमें हर बात का बड़ा ही तर्कसंगत जवाब देता है। तो बच्चों, अरबों वर्ष पहले अंतरिक्ष में अनेक गैसों के मिश्रण से एक जोरदार धमाका हुआ। उस धमाके से आग का एक गोला निकला। अच्छा सोचो, क्या कहते हैं उस आग के गोले को? बिल्कुल सही अनुमान लगाया आपने, वो आग का गोला हमारा सूर्य ही था। तो बच्चों, इस धमाके से चारों ओर धूल के कण फैल गए और गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण धूल के ये कण छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील होते गए और ये छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आपस में जुड़ते रहे। इस तरह करोड़ों वर्षों तक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति अपना कार्य करती रही, इन पत्थरों और चट्टानों को आपस में जोड़ती रही। जब ये पत्थर और चट्टान आपस में टकराते थे तो इनमें आग पैदा होती थी। इस तरह धीरे धीरे पृथ्वी आग के गोले के रूप में तैयार होती रही। उस समय पृथ्वी पर यदि कुछ था तो उबलती हुई चट्टानें, कुछ गैसें और जलवाष्प। पृथ्वी पर जीवन का नामो निशान नहीं था, पेड़ पौधे जीव जंतु कुछ भी नहीं थे और पृथ्वी का तापमान इतना अधिक था कि यदि कोई उसमें जाए तो भस्म ही हो जाए। बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि फिर हमारी पृथ्वी ठंडी कैसे हुई। तो करोड़ों वर्षों में पृथ्वी का वायुमंडल बना। घनघोर वर्षाएं होने से धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी होती गई। लेकिन बच्चों, पृथ्वी की सिर्फ ऊपरी सतह ही ठंडी हुई है, अंदर से तो हमारी पृथ्वी आज भी गर्म है, बिल्कुल अंगीठी की आग की तरह, कि जो ऊपर से बुझी हुई और राख जैसी लगती है, मगर अंगीठी फिर भी अंदर से गर्म होती है। तो बच्चों, है ना मजेदार पृथ्वी की ये कहानी? अच्छा, अब आपके मन में जिज्ञासा पैदा हो रही है और आप जानना चाहते हो कि हमारी ये पृथ्वी अंदर से आखिर है कैसी। तो आओ बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखो, आंतरिक यानी अंदर की और संरचना यानी बनावट। तो आज हम बात करेंगे कि पृथ्वी के अंदर की बनावट कैसी है। अच्छा देखो, आप प्याज का ये चित्र देख रहे हो। इसमें जो साबुत प्याज है वो एक परत में ढकी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो प्याज कटी हुई है उसमें क्या दिखाई दे रहा है? उसमें हमें अनेक परतें दिखाई दे रही हैं। तो बच्चों, प्याज की परतों की तरह ही पृथ्वी भी अंदर से 3 परतों में विभाजित है, यानी पृथ्वी की आंतरिक बनावट परतदार है। पृथ्वी के अंदर 3 मुख्य परतें हैं, जिनके नाम हैं भूपर्पटी, मेंटल, ये जो लाल रंग की परत है ये मेंटल है, और ये सबसे अंदर की परत का नाम है क्रोड। इस तरह भूपर्पटी अंदर से 3 परतों में विभाजित है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। और अब पृथ्वी की इस पूरी आंतरिक संरचना को भली भांति हम इस छोटे चित्र की सहायता से समझेंगे। बच्चों, सबसे पहली परत का नाम है भूपर्पटी। ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है और ये पृथ्वी की तीनों परतों में सबसे पतली और ठोस परत है। और बच्चों, भूपर्पटी की मोटाई हर स्थान पर एक समान नहीं है।
अपितु अलग अलग स्थानों पर भूपर्पटी की मोटाई भी अलग अलग पाई जाती है। बच्चों, इन परतों की पृथ्वी के अंदर की तरफ जो गहराई है वही इनकी मोटाई मानी जाती है। तो बच्चों, भूपर्पटी महाद्वीपों पर औसतन रूप से 35 किलोमीटर तक मोटी पाई जाती है, लेकिन समुद्र तल में ये सबसे पतली है। यहाँ इसकी मोटाई लगभग 4 से 7 किलोमीटर तक ही है। और पहाड़ों के नीचे भूपर्पटी सबसे मोटी है। यहाँ पर ये लगभग 70 किलोमीटर तक मोटी पाई गई है। और बच्चों, अब बात आती है कि भूपर्पटी का निर्माण किससे हुआ है। बच्चों, भूपर्पटी की सबसे ऊपरी सतह का निर्माण मिट्टी और चट्टानों से हुआ है। और भूपर्पटी को सियाल भी कहा जाता है। अब आप सोचोगे कि भाई ये कैसा नाम है। तो बच्चों, ये तो बड़ा ही तर्कसंगत नाम है, क्योंकि भूपर्पटी का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम पदार्थों की अधिकता से हुआ है। और विज्ञान के सूत्र तो आपको याद ही होंगे। सिलिका का सूत्र है Si और एल्यूमिनियम का सूत्र है Al। जब दोनों को आपस में मिला दिया तो नया शब्द बना SiAl, सियाल। तो इस प्रकार बच्चों, भूपर्पटी के निर्माण में सिलिका और एल्यूमिनियम पदार्थों की अधिकता के कारण इसको सियाल भी कहा जाता है। तो अब भूपर्पटी के बाद हम पृथ्वी की दूसरी परत के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है मेंटल। मेंटल भूपर्पटी के बाद शुरू होने वाली एक मोटी परत है। लेकिन बच्चों, यहाँ एक बहुत ही विशेष बिंदु है। वो ये कि भूपर्पटी और मेंटल एक दूसरे से मिली हुई नहीं है, अपितु इन दोनों के बीच में एक सीमा है जो भूपर्पटी और मेंटल को एक दूसरे से अलग करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके फेवरेट क्रीम बिस्किट में दो बिस्किट के बीच में क्रीम होती है जो उन दोनों बिस्किट को एक दूसरे से अलग करती है। तो बच्चों, दो बिस्किट के बीच में जो सीमा है उसका नाम है क्रीम, और भूपर्पटी और मेंटल के बीच में जो सीमा है उसका नाम है मोहो असांतत्य। क्योंकि इस सीमा की खोज मोहरोविक नाम के भूवैज्ञानिक ने की थी, तो मोहो शब्द इन्हीं भूवैज्ञानिक के नाम का पहला भाग है। और असांतत्य का मतलब होता है अवरोध या रुकावट। तो ये परत, ये सीमा भूपर्पटी और मेंटल के बीच में अवरोध उत्पन्न करती है, इसलिए इसका नाम है मोहो असांतत्य। आप इसे मोहो डिस्कंटिन्यूटी के नाम से भी याद रख सकते हैं। इस तरह बच्चों, पहले भूपर्पटी, फिर मोहो डिस्कंटिन्यूटी और फिर शुरू होती है मेंटल नाम की मोटी परत। मेंटल की मोटाई पृथ्वी की गहराई में 2900 किलोमीटर तक है, 2900 किलोमीटर तक है। और बच्चों, मेंटल में चट्टानें पिघली अवस्था में पाई जाती हैं, यानी मेंटल तरल अवस्था की परत है। लेकिन ये पानी जैसी तरल अवस्था नहीं, अपितु शहद जैसी गाढ़ी तरल अवस्था की परत है। और बच्चों, मेंटल दो भागों में बटा हुआ है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल की मोटाई केवल 700 किलोमीटर है। नीचे का शेष सारा भाग निचला मेंटल में आता है। और ऊपरी मेंटल में भी बच्चों एक और विशेषता है, वो ये कि ऊपरी मेंटल जो कि 700 किलोमीटर तक है, इसका ऊपर का 400 किलोमीटर तक का भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। और ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा धरातल पर आता है वो इसी दुर्बलता मंडल में स्थित होता है। और बच्चों, मेंटल को सीमा भी कहा जाता है। वो इसलिए कि मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता से हुआ है। और फिर से विज्ञान के सूत्र याद कीजिए। सिलिका का सूत्र है Si, मैग्नीशियम का सूत्र है Mg। जब इन दोनों को मिला दिया तो नया शब्द बना सीमा। इस प्रकार बच्चों, मेंटल के निर्माण में सिलिका और मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता के कारण इसको सीमा भी कहा जाता है। एक बार बच्चों, इस डायग्राम पे हम मेंटल को समझ लेते हैं। ये ऊपर यहाँ तक भूपर्पटी है, यहाँ ये है मोहो असांत्य, और ये ऊपरी मेंटल यहाँ से यहाँ तक, और ये निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल का, जो कि ऊपरी मेंटल 700 किलोमीटर है,
इसका ऊपर का 400 किलोमीटर तक का भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। इस प्रकार बच्चों, और इसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता से हुआ है, इसलिए इसको सीमा कहा जाता है। अब बच्चों, यहाँ हम अगली परत शुरू करने से पहले एक और बात स्पष्ट करते हैं, वो ये कि भूपर्पटी और मेंटल मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। भूपर्पटी और मेंटल का सिर्फ ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। स्थल मंडल की मोटाई 10 से लेके 200 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो बच्चों, भूपर्पटी, मेंटल और उसके बाद आती है पृथ्वी की सबसे अंदर की परत, जिसका नाम है क्रोड। क्रोड को कोर भी कहा जाता है। बच्चों, क्रोड पृथ्वी की सबसे भीतर की परत है और क्रोड भारी पदार्थों से बनी हुई परत है, क्योंकि इनका निर्माण लोहे और निकेल जैसे पदार्थों से हुआ है। और बच्चों, क्रोड के भी दो भाग हैं, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। और इनकी विशेषता ये है बच्चों कि जैसे भूपर्पटी ठोस अवस्था में है, मेंटल तरल अवस्था में है, लेकिन क्रोड के दो भाग हैं और उसका एक भाग यानी बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है और आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। और बच्चों, क्रोड का भी एक और नाम है, वो है निफे। वो इसलिए कि क्रोड का निर्माण निकेल और लोहे जैसे भारी पदार्थों से हुआ है। और फिर से जरा विज्ञान के सूत्र ध्यान कीजिए। निकेल का सूत्र है Ni और लोहे का सूत्र है Fe, और जब इन दोनों को मिला दिया तो नया शब्द बना निफे। तो इस प्रकार बच्चों, क्रोड के निर्माण में निकेल और लोहे की अधिकता के कारण इसको निफे भी कहा जाता है। तो अब तक हमने सीखा बच्चों कि पृथ्वी की अंदर की संरचना परतदार है। पृथ्वी के अंदर 3 मुख्य परतें हैं, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। और अब बच्चों, हम अपनी पाठ के अगले बिंदु पर चलते हैं, जिसका नाम है शैल या चट्टान। अच्छा देखो, अभी हमने पढ़ा था कि भूपर्पटी की ऊपरी सतह का निर्माण शैल यानी कि मिट्टी और चट्टानों से हुआ है। अच्छा, जब मैंने चट्टान शब्द कहा तो आपके दिमाग में क्या आया? मैं समझ गई, आपने जरूर किसी बड़े और मजबूत पत्थर की कल्पना की होगी, क्योंकि साधारणतः जब हम चट्टान शब्द कहते हैं तो हम ऐसे ही किसी बड़े और मजबूत पत्थर की कल्पना करते हैं। लेकिन बच्चों, भूमि की सतह पर पाए जाने वाले यानी भूपटल पर पाए जाने वाले सभी पदार्थ, चाहे वो कठोर हैं या मुलायम, शैल या चट्टान कहलाते हैं। यानी शैल और चट्टान कठोर भी हो सकती हैं और मुलायम भी, जैसे रेत, मिट्टी, कोयला, पत्थर आदि। तो इस प्रकार बच्चों देखो, जो आपके घर में सिलबट्टा है वो जिस पत्थर से बना है वो भी चट्टान है, और खेत की जिस मिट्टी में खेती की जाती है वो भी चट्टान है। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि चट्टान कठोर और मुलायम दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं। और बच्चों, चट्टानों का निर्माण खनिज पदार्थों के मिश्रण से हुआ है। सामान्यतः चट्टान 2 या 2 से अधिक खनिज पदार्थों के मिश्रण से बनती हैं। और चट्टानों के विभिन्न रंग, आकार और आकृतियां होती हैं। और बच्चों, चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से ही शुरू हो गया था। और निर्माण के आधार पर चट्टानें 3 प्रकार की हैं। आग्नेय चट्टान, नंबर 2 अवसादी या परतदार चट्टान, और नंबर 3 रूपांतरित चट्टान। अब इन चट्टानों के तीनों प्रकार को हम विस्तृत रूप से समझेंगे। सबसे पहले आग्नेय चट्टान। बच्चों, आग्नेय जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अग्नि से उत्पन्न होने वाली। अब आप कहोगे कि भाई ऐसी कौन सी अग्नि है जिससे चट्टानों का निर्माण होता है? तो बच्चों, आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से होता है। देखो, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, यानी जब कोई ज्वालामुखी फटता है
तो उसके अंदर से एक गाढ़ा तरल पदार्थ राख और धुएं के साथ बाहर निकलता है और ये गाढ़ा तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भागों में छुपा रहता है, पिघली और गर्म अवस्था में होता है तथा इसको वहाँ पर मैग्मा कहा जाता है। यानी जब ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघली और गर्म अवस्था में होता है तो इसको मैग्मा कहा जाता है। और यही मैग्मा ज्वालामुखी विस्फोट के समय जब धरातल पर आता है तो इसको लावा कहा जाता है। और बच्चों, धरातल पर आकर लावा कठोर और ठोस रूप धारण कर लेता है और इसी ठोस रूप वाली चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। बच्चों, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो बहुत सारा लावा तो धरातल पर बाहर आ जाता है, लेकिन कुछ लावा, कुछ मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही रह जाता है और वहीं पर एकत्रित होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। तो जो लावा, जो मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही ठोस रूप धारण कर लेता है, उससे बनने वाली आग्नेय चट्टान को ग्रेनाइट कहते हैं। और जब लावा धरातल पर आकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो उससे बनने वाली आग्नेय चट्टान को बेसाल्ट कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो कि ये ज्वालामुखी विस्फोट के समय बहुत सारा मैग्मा धरातल पर बाहर आ गया है और यहाँ पर इसने ये ठोस रूप धारण कर लिया है। तो जो धरातल पर आकर जिसने ठोस रूप धारण किया है उस लावे को बेसाल्ट कहते हैं। लेकिन जो पृथ्वी के अंदर ही रह गया और यहाँ पर एकत्रित होकर जिसने ठोस रूप धारण किया है उसको ग्रेनाइट कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये दोनों ही आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं और इन दोनों के अतिरिक्त गैब्रो और डायोराइट भी आग्नेय चट्टानों के ही उदाहरण हैं। बच्चों, आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है और वो इसलिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का ही निर्माण शुरू हुआ था और अन्य दूसरे प्रकार की जो चट्टानें हैं वो आग्नेय चट्टानों से ही बनती हैं, इसीलिए इसको प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं बच्चों कि आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं क्या हैं। तो बच्चों, ये चट्टानें बहुत कठोर होती हैं, इसलिए इनका अपर्दन और कटाव कम होता है। ये चट्टानें दानेदार या रवेदार होती हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते और जानते हो क्यों जीवाश्म नहीं पाए जाते? क्योंकि इनका निर्माण इतने गर्म लावे से होता है कि उस गर्म लावे में कोई जीवाश्म ना तो पैदा हो सकता है और ना ही इधर उधर से आकर टिक सकता है, इसलिए आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। और बच्चों, सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक जैसे खनिज पदार्थ हमें आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो कि भूपर्पटी का 2/3 भाग आग्नेय चट्टानों से ही बना हुआ है और भारत का दक्षिण का पठार ये भी आग्नेय चट्टानों से ही निर्मित है। तो इस प्रकार बच्चों, आग्नेय चट्टान आपकी समझ में आ गए होंगे, जिसके उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो और डायोराइट। और अब आग्नेय चट्टानों के बाद हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रकार की चट्टान की बात करते हैं, जिसका नाम है अवसादी या परतदार चट्टान या अवसादी या परतदार शैल। बच्चों, ये एक ही प्रकार की शैल के दो नाम हैं और दोनों का सीधा संबंध इनके निर्माण की प्रक्रिया से है। चलो तो पहले यही देख लेते हैं कि इन अवसादी और परतदार चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि बारिश का बहता हुआ पानी अपने साथ धूल, मिट्टी, कंकर, पत्थर, पत्ते, घास इत्यादि बहाकर ले आता है और जब पानी बहना बंद कर देता है और सूख जाता है तो हम देखते हैं कि नालियों में, सड़कों के किनारे, पार्कों में इधर उधर पानी के साथ बहकर आए ये कंकर, पत्थर, पत्ते, घास, धूल, मिट्टी पृथ्वी पर जमे हुए दिखाई देते हैं, चिपके हुए दिखाई देते हैं। यानी ये सब एक मलबे के रूप में एकत्रित होकर पृथ्वी की परत पर चिपक जाते हैं। इसी एकत्रित मलबे को अवसाद कहा जाता है। और बच्चों,
फिर धीरे धीरे अवसाद की एक परत पर दूसरी परत जम जाती है और इन परतों के बीच में जीवाश्म और वनस्पति यानी कीड़े मकोड़े और घास इत्यादि पैदा हो जाते हैं और फिर समय के साथ साथ इन पर एक के बाद एक परत जमती चली जाती है। तो इस तरह बच्चों अवसादी या परतदार शैलों का निर्माण होता है और इन परतों की मोटाई हजारों मीटर तक होती है। बच्चों अब आप सोच रहे होंगे कि ये अवसादी चट्टानों का निर्माण क्या केवल पानी के माध्यम से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, बल्कि हवा भी अवसादी चट्टानों का निर्माण करती है। हवा अपने साथ धूल मिट्टी के कण उड़ाकर लाती है और किसी नए स्थान पर उन्हें फैला देती है। फिर समय के साथ साथ धूल मिट्टी की एक परत पर दूसरी परत जमती चली जाती है। इस तरह से सैकड़ों हजारों सालों में इस धूल मिट्टी से भी परतदार चट्टान का निर्माण होता है और इनकी मोटाई भी बहुत ज़्यादा होती है, हजारों मीटर तक ये मोटी होती है बच्चों। और हवा द्वारा निर्मित परतदार चट्टानों का सबसे प्रमुख उदाहरण लोयस है। देखो बच्चों, आपने ये देखा होगा कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में हवा बालू के एक ढेर को उड़ाकर एक नए स्थान पर ले जाके फैला देती है और नए स्थान पर फैलने से जो रेत का बालू का मैदान बनता है उसे ही लोयस कहते हैं। यानी लोयस का निर्माण हवा के द्वारा उड़ाकर लाए गए धूल कणों से होता है। अब बच्चों सिर्फ हवा ही परतदार चट्टानों का निर्माण नहीं करती, अपितु समुद्र की तलहटी में भी परतदार चट्टानों का निर्माण होता है और वो ऐसे कि समुद्र की तरफ बहकर आता पानी और हवा अपने साथ धूल और मिट्टी के अनेक कण बहा ले आते हैं और ये धूल मिट्टी के कण धीरे धीरे समुद्र की तलहटी में जम जाते हैं और समुद्र की तलहटी में जमने के बाद लंबे समय बाद इनसे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है और फिर इन परतों के बीच में अवसाद से बनी इन परतों के बीच में जीवाश्म और वनस्पति पैदा होते रहते हैं। इस प्रकार बच्चों अवसाद से बनी ये चट्टानें समुद्र की तलहटी में भी पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं बच्चों कि इनके उदाहरण क्या हैं। तो बलवा पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, स्लेट, खड़िया मिट्टी परतदार या अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। और अब हम अवसादी या परतदार चट्टानों की विशेषताएं देखेंगे। तो बच्चों जैसा कि अभी आपने जाना, अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टान चूर्ण, जीव अवशेषों और वनस्पति के एकत्रीकरण से होता है। अवसादी चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म भी पाए जाते हैं। अवसादी चट्टान कठोर और मुलायम दोनों ही तरह की होती हैं। कठोर जैसे बलवा पत्थर और मुलायम जैसे चीका मिट्टी, कीचड़। चीका मिट्टी जानते हो बच्चों क्या होती है? जिस मिट्टी से कुम्हार अपने चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाता है वही चीका मिट्टी होती है और वो भी एक परतदार चट्टान है, परतदार शैल है। और बच्चों परतदार शैलों में खनिज तेल और कोयला जैसे बहुमूल्य खनिज पदार्थ मिलते हैं। बच्चों धरातल का 3/4 भाग परतदार शैलों से बना हुआ है। 3/4 भाग में परतदार शैल पाई जाती हैं और भारत का पहरेदार कहे जाने वाला हिमालय पर्वत भी परतदार शैलों से बना है। उसमें भी अनेक परतदार शैलें पाई जाती हैं। अब बच्चों हम देखते हैं तीसरे प्रकार की चट्टान को, जिसका नाम है रूपांतरित शैल। रूपांतरित जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, रूप में परिवर्तन कर लेने वाली। बच्चों जब कोई चट्टान अपने असली रूप को बदलकर नया रूप धारण कर लेती है तो उसे रूपांतरित शैल कहा जाता है। जैसे आग्नेय और परतदार चट्टानों में जब ताप और दाब की क्रिया के कारण कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं तो उनका रूप परिवर्तित हो जाता है और इसी परिवर्तित रूप वाली चट्टान को रूपांतरित शैल कहा जाता है।
देखो बच्चों, जैसे कच्ची मिट्टी से ईंट का बनना, पहले कच्ची मिट्टी को एक सांचे में रखकर दाब दिया जाता है और फिर भट्टे में रखकर ताप दिया जाता है, तो फिर परिणाम स्वरूप उसका रूप और आकार बदल जाता है। तो इस प्रकार वो नई रूपांतरित शैल बन जाती है। रूपांतरित शैल के उदाहरण हैं बच्चों संगमरमर, संगमरमर, हीरा, ग्रेफाइट और क्वार्ट्जाइट पत्थर। और बच्चों, अब हम देखते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। रूपांतरित शैल का निर्माण ताप और दाब की क्रिया से होता है, इसलिए ये शैल बहुत कठोर होती हैं और आसानी से टूटती नहीं है। रूपांतरित शैलों से हमें संगमरमर, कोयला, नीलम और संगमरमर, हीरा, नीलम और माणिक जैसे बहुमूल्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। और बच्चों, संसार के 7 आश्चर्यों में गिना जाने वाला ताजमहल संगमरमर से बना है और संगमरमर भी एक रूपांतरित शैल है। इस प्रकार बच्चों, आज के पाठ में हमने सीखा कि पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। इसके बाद हमने जाना कि शैल या चट्टान भी 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय शैल जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, डायोराइट। परतदार या अवसादी शैल जैसे बलवा पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, खड़िया मिट्टी आदि। रूपांतरित शैल जैसे संगमरमर, हीरा, ग्रेफाइट आदि। तो बच्चों, इसके बाद आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से इस पाठ को दोहराना है और थोड़ा गृह कार्य भी करना है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 10 पर जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चित्र है, उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाकर पृथ्वी की 3 परतों के नाम लिखिए। उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट वर्क भी करना है, और वो ये कि भारत की प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों की सूची बनाइए और फिर ये पता लगाइए कि उनका निर्माण किन शैलों से हुआ है। एक आपको मैं बता देती हूँ, बलवा पत्थर, इससे हमारे लाल किले का निर्माण हुआ है। और बलवा पत्थर कौन सी चट्टान है, ये आपको स्वयं पता लगाना है। तो बच्चों, अभी हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा। हम पृथ्वी पर रहते हैं बच्चों। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। इसीलिए इसके संरक्षण के लिए हर वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिन अनेक प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को पृथ्वी के संरक्षण के लिए जागरूक किया जाता है। बच्चों, पृथ्वी संसार की सबसे अनमोल वस्तु है, क्योंकि पृथ्वी हमें जीवन जीने के लिए सब कुछ प्रदान करती है। पृथ्वी हमारा घर है, हम पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए ये हमारा घर है और अपने घर को कोई नष्ट नहीं करता। इसलिए बच्चों, पृथ्वी के संरक्षण के लिए हमें जागरूक रहना चाहिए, प्रदूषण को फैलने से रोकना चाहिए, हमें पृथ्वी को संरक्षित करना है। इसलिए आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में पृथ्वी का एक सुंदर सा चित्र बनाकर आप उसमें पृथ्वी के संरक्षण का एक स्लोगन भी लिखोगे। ये स्लोगन पृथ्वी के संरक्षण का संदेश देने वाला होना चाहिए। एक स्लोगन आपको मैं बता देती हूँ। आओ हम सबको समझाएं, जल बचाएं, वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, धरती माँ का कर्ज चुकाएं। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। Hello students, how are you all? I hope you all will be fine and safe at your homes. बच्चों, आज हम आपकी बुक रेनबो 7